हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फोर्थ लेक्चर जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट्स। देखिए, आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा है सेक्शन 76 से 106, ये बात करता है जनरल डिफेंसेस के बारे में। यानी अगर आपने कोई ऐसी एक्ट करी है जो इन सेक्शंस के अंदर मेंशन की हुई चीजों में फॉल करती है तो आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, आपको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक उसी तरह टॉर्ट्स में भी टोटल 8 ऐसे डिफेंसेस है कि अगर आपकी करी हुई एक्ट इन 8 में से किसी में फॉल करती है तो आपको टॉर्ट में डिफेंस मिल जाएगा या आपके ऊपर कोई भी टॉर्चियस लायबिलिटी नहीं आएगी। इन इजी वे या इजी वर्ड्स में अगर बोलूं तो ये वो एक्सक्यूजेस है जिसको देकर आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास ये एक्सक्यूज है इसीलिए मैं लायबल नहीं हूं। तो देखते हैं कौन कौन सी वो एक्सक्यूजेस है। सबसे पहला, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यानी प्लेंटिफ ने खुद ही कंसेंट दे दी है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सामने वाला लायबल नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्काई डाइविंग या रिवर राफ्टिंग। जब आप स्काई डाइविंग या रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो वो आपसे एक फॉर्म साइन करवाते हैं कि इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसमें सामने वाली कंपनी की कोई भी गलती नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल दे आर नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट इन द सेंस आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाओ, आपकी बोट पहले से ही प्री डैमेज्ड है, फिर अगर कुछ हो जाता है तो, या फिर आप स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हो आपका पैराशूट पहले से ही डैमेज्ड है तब। तो ये था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सेकेंड है प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, यानी प्लेंटिफ खुद ही गलत है। थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जिसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता या उसको बचाया नहीं जा सकता। फोर्थ है आपका विस मेजर। विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान ने किया है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिफ्थ है प्राइवेट डिफेंस, खुद को बचाने के लिए ये करना पड़ा। सिक्स्थ है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। सेवेंथ है नेसेसिटी, अगर मैं ये नहीं करता तो कुछ और बड़ा हो जाता। और एट्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो कि हमारे स्टैच्यूज से हमको मिली है, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अब अपन एक एक करके शुरू करते हैं ये सारे 8 डिफेंसेस अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट केस लॉस। तो पहला है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है कि प्लेंटिफ ने पहले ही कंसेंट दे दी कि अगर कुछ भी होता है तो वहां प्लेंटिफ की खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। प्लेंटिफ ने अपनी राइट को वेव ऑफ कर दिया, अब वो कंप्लेन नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन में, उसके पास कंप्लेन करने की पावर नहीं बची है। ये जो कंसेंट वो देगा वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कैसे, यानी बोल के या लिख के, जैसे मैंने आपको बताया रिवर राफ्टिंग या स्काई डाइविंग का केस है, जब आप जाते हो तो आप बोलोगे, वहां पे लिख के दोगे कि हाँ कुछ भी होगा तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इम्प्लाइड यानी आपके एक्शंस के थ्रू, जो आप उनको कुछ एक्शंस करके बताएंगे उसके थ्रू भी कंसेंट अगर होगी तो वो मानी जाएगी। बस ये जो कंसेंट आप दे रहे हो ये किसी भी तरीके के कोएर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे फेमस केस लॉ जिससे आप ये समझ जाओगे वो है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, इसमें जो ये हॉल था अपना प्लेंटिफ बंदा, ये ना एक रेसिंग देखने गया, कार की रेसिंग, एक स्टेडियम में, ओपन स्टेडियम में। तो जब वहां पे रेस हो रही थी कार्स की तो कुछ एक पार्ट ऑफ कार जो है वो उड़ा और उड़ के जाके पोडियम में जहां पे सब लोग बैठे रहते हैं, वहां पे हमारा प्लेंटिफ बैठा था हॉल, उसको जाके ये लग गया और हॉल को हो गई इंजरी। हॉल ने डाला केस कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि यहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मिल जाएगा। जब आप कार रेसिंग देखने के लिए स्टेडियम में आए थे तो आपने कंसेंट दी है कि अगर कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी है। इसको आप रिसेंटली देखोगे तो अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें रोहित शर्मा ने जब बाउंड्री मारी थी, 6 मारी थी, तो वहां पे स्टेडियम में बैठे किसी जो मैच देखने आए थे
उनमें से किसी को वो बॉल लग गई थी। ये केस होते वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के, जहां पर आप खुद ही कंसेंट दे चुके हो। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट इक्वल टू कंसेंट ऑफ रिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको पता है जब आप रास्ते पे गाड़ी लेके निकलते हो, आप ड्राइव करते हो, तो एक रिस्क होती है, एक्सीडेंट की रिस्क होती है, ये आपके नॉलेज में है। पर क्या आपने कंसेंट दे दिया कि आप भाई गाड़ी लेके निकले हो तो आपका एक्सीडेंट होना पक्का ही है? आप घर पे ऐसा बोल के निकलते हो क्या कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं रोड पे जा रहा हूँ गाड़ी लेके, तो मेरा एक्सीडेंट होना ही होना है, तो मेरा खाना मत बनाना? ऐसा नहीं होता ना। तो नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट इक्वल टू कंसेंट ऑफ रिस्क। अगर आपको नॉलेज है कि हाँ भाई वहां रिस्क है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंसेंट दे दी कि वो रिस्क आपको ही हार्म करेगी या इससे आपको ही हार्म होने वाला है। इसका एक फेमस केस लॉ है, वो है स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर्स एंड सन। इसमें क्या हुआ था, ये जो अपना प्लेंटिफ था स्मिथ, ये है ना एक माइंस में काम करता था। माइंस किसकी थी? चार्ल्स बेकर्स एंड सन्स की माइंस थी। उस समय क्या हो रहा था, जो पत्थर थे, एक क्रेन जो थी वो इन पत्थरों को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा रही थी और बीच में था अपना स्मिथ। एक्सीडेंटली क्या हुआ, इधर से कुछ पत्थर या जो भी उस माइंस के टुकड़े होंगे माउंटेन्स वगैरह के, वो टूटे और उस जाके लग गए स्मिथ को, जिसके कारण हो गई स्मिथ को इंजरी। स्मिथ ने कर दिया कोर्ट में जाके केस फाइल। चार्ल्स बेकर एंड सन ने बोला कि यहां तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का केस है, स्मिथ अगर माइंस में काम कर रहा है तो भाई उसने कंसेंट दे दी है, इंप्लाइड कंसेंट है वो तो, कि यार ऐसी आप हैजार्डियस जगह पे काम कर रहे हो तो आपको लग सकती है। पर कोर्ट ने बोला नहीं, यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। नॉलेज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने कंसेंट दे दी है। अगर आप जब क्रेन यहां से यहां शिफ्ट कर रहे थे स्टोन से भरी हुई, और आप स्मिथ को और बाकी लोगों को अगर आप इंफॉर्मेशन दे देते कि भाई आप हट जाइए, वो रास्ते को साफ कर दीजिए, फिर अगर स्मिथ वहां होता और उसको लगती, तो भले वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मिल जाता। बट इस केस में स्मिथ के पास कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, ये आप यहां से वहां बस उसको शिफ्ट करा रहे थे जिसमें स्मिथ को लग गई, तो यहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका? एक्सेप्शन हमारे पहले डिफेंस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। वो एक्सेप्शन है रेस्क्यू केसेस, यानी अगर कोई रेस्क्यू से रिलेटेड केसेस है तो वहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा। इसको भी समझिए आप इस केस लॉ से, जिसका नाम है हेन्स वर्सेस हार्वुड। हेन्स वर्सेस हार्वुड के केस में क्या हुआ था, हेन्स का हॉर्स था, घोड़ा था, जिसको हेन्स का जो नौकर है वो मार्केट लेके चला गया। अब क्या हुआ, मार्केट एक पब्लिक प्लेस है, वहां होती है काफी भीड़, किसी ने घोड़े को मारा पत्थर, जिससे घोड़ा भागने लग गया रास्ते में। जब घोड़ा भाग रहा था तो इस बीच में जितने भी लोग वहां प्रेजेंट थे उनमें से काफी सारे लोगों को इंजरी पहुंची, क्योंकि घोड़ा बिदक गया था, वो मार्केट प्लेस में भागने लगा था। इस सिनेरियो को देखते हुए अचानक से वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल था। ये पुलिस कांस्टेबल बीच में आया लोगों के रेस्क्यू के लिए, जिसमें इसको खुद भी काफी चोट पहुंची और इसने लोगों को बचाया। जब ये केस गया कोर्ट में हेन्स वर्सेस हार्वुड वाला, तो हेन्स भाई साहब ने वहां पे लिया ये बोल के डिफेंस, ये तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, मैंने तो नहीं बोला था कांस्टेबल को कि भाई आप बीच में आओ और लोगों को रेस्क्यू करो करके। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये एक्सेप्शन है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, जो रेस्क्यू केसेस में आता है। सामने वाला पुलिस कांस्टेबल इसीलिए आया था ताकि वो लोगों की जान बचा सके, लोगों को इंजरी होने से बचा सके। तो यहां पे आपको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा, आप लाइबल हो और आपको पुलिस वाले कांस्टेबल को जो भी उसको इंजरी पहुंची है और वहां के लोगों को इंजरी पहुंची है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा।
सेकेंड डिफेंस है प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, यानी प्लेंटिफ खुद ही गलत था। अगर प्लेंटिफ खुद ही गलत है तो फिर वो किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं ले सकता अगर उसको कोई इंजरी होती है। मतलब प्लेंटिफ खुद ही कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसको एक इंजरी हुई, उसने इंजरी सफर करी है, अब वो लॉ में किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं ले सकता, वो खुद ही लायबल रहेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। आपके घर पे रात को चोर आया, उसने अलमारी खोली, तिजोरी खोली और अपना हाथ अंदर डाला पैसे निकालने के लिए। निकालते समय आपकी जो अलमारी जो मेटल की थी उसका कोई मेटल का पोर्शन बाहर था, जिसके कारण उसका हाथ निकालते समय उसके हाथ पे वो मेटल लग गया और उसका हाथ कट गया। अब आपने तो उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आ गई तो आपके कुछ करने से पहले चोर आपके ऊपर केस फाइल कर रहा है कि इन लोगों ने अपने घर का मेटल सुधारा नहीं था अलमारी का, जिसके कारण से मेरे को चोट लग गई, मेरे को इंजरी हो गई। तो क्या यहाँ पे ऐसा केस एडमिसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है, वो खुद एक इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, ही हिमसेल्फ वाज डूइंग इलीगल एक्टिविटी, जिसके कारण उसको इंजरी हुई। हाँ, प्लेंटिफ लाइबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? तब नहीं होगा जब भले उसने कोई इलीगल एक्टिविटी करी है पर जो इंजरी ऑकर्ड हुई है इस इलीगल एक्टिविटी को करते हुए वो कनेक्टेड नहीं था विद द एक्ट डन। मतलब जो इंजरी उस प्लेंटिफ को हुई उस पर्टिकुलर इलीगल एक्टिविटी करते समय वो कनेक्टेड नहीं है उस एक्टिविटी से जो वो कर रहा था। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी बॉल चले गई नेबर के घर पे, आप उसके घर पे कूद के चले गए, ये कहलाता है ट्रेसपास, क्योंकि आप बिना परमिशन से अगर किसी की प्रॉपर्टी के अंदर जाते हो तो आपने कर दिया ट्रेसपास। बदले में सामने वाले ने आपको गोली मार दी, तो क्या ये एडमिसिबल है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो आपको बोल सकता है भाई तुम बाहर निकलो, पूछ के आओ, नहीं पूछ के आओगे तो मैं पुलिस को बुलाता हूं, ये वो। पर क्या जो आपने एक्ट करी इतनी छोटी सी, उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि कोई आपको गोली मार दे? नहीं। ऐसे केस में भले वो एक्टिविटी इलीगल हो सकती है पर जो इंजरी सफर हुई है या जो इंजरी कॉज्ड हुई है वो कनेक्टेड नहीं है उस एक्टिविटी से, तब वहां पे प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर वाला जो डिफेंस है वो नहीं मिलेगा। इसको समझिए केस लॉ से। बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का एक केस है। इसमें क्या हुआ था, ये जो अपना प्लेंटिफ था ना बर्ड, ये हॉलब्रुक के लैंड में चला गया। ये हॉलब्रुक का लैंड था, यहां पे ये प्लेंटिफ जो है अपना चला गया, ट्रेस पास किया इसने। जैसे ये लैंड पे ट्रेस पास किया, लैंड पे लगे हुए थे स्प्रिंग गन्स, और एक स्प्रिंग गन जो है वो आ गया और लग गया इसके पांव में और इसको हो गई बहुत अच्छी खासी सी इंजरी। इसने डाल दिया केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने यहां पे बोला कि नहीं, यहां प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा और ये जो हॉलब्रुक है ये लाइबल होगा। ठीक है भाई, आपके यहाँ पे किसी ने ट्रेसपास कर दिया, सब समझ आता है, पर आप इतना सीवियर पनिशमेंट स्प्रिंग गन लगा दियो आप अपने पूरे कंपाउंड में, इससे तो किसी को भी बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चला और हॉलब्रुक को, बर्ड को कंपनसेट करना पड़ा। तो ये था अपना सेकंड डिफेंस, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। तीसरा डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब क्या? एक ऐसा एक्सीडेंट जो ना ही आप फोर्सी कर सकते हो या मतलब आप पहले से देख सकते हो, ये ना आप जिसको एंटीसिपेट कर सकते हो, और अगर आपने एंटीसिपेट कर भी लिया तो आप इतने रीजनेबल प्रिकॉशंस नहीं ले सकते कि आप उस एक्सीडेंट को होने से प्रिवेंट कर सकते हो। अगर ये केसेस या ये सिचुएशंस होती है तो सामने वाले को डिफेंस मिल जाता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। कौन कौन सी सिचुएशंस? ना आप उसको एंटीसिपेट कर सकते हो, ना आप उसको फोर्सी कर सकते हो,
ना ही आप रीजनेबल प्रिकॉशंस लेके उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हो। इसको आप समझिए इस केस लॉ से, स्टैनली वर्सेस पोवेल। स्टैनली वर्सेस पोवेल में क्या हुआ था, स्टैनली और पोवेल ये दोनों गए कहां पे, हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए। वहां पे था एक पेड़, पेड़ के पास इनको दिखी एक डियर, जिस कारण से ये हुआ कि पोवेल ने चलाई गोली, गोली गई 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 और जाके लग गई पेड़ पे, और पेड़ से टकरा के गोली वापस आई और जाके लग गई स्टैनली को। स्टैनली ने कर दिया पोवेल के ऊपर सूट फाइल। कोर्ट ने यहां पे पोवेल को इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस दे दिया। क्यों? क्योंकि ये फोर्सी नहीं किया जा सकता था, ये एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था। पोवेल का इंटेंशन नहीं था कि वो स्टैनली को मारे। पोवेल ने गोली चलाई, वो ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि गोली जाके पेड़ पे लगेगी और पेड़ से टकरा के वापस आके कहीं दूर खड़े स्टैनली को जाके लग जाएगी। तो ये है आपका थर्ड डिफेंस, इनएविटेबल एक्सीडेंट। डिफेंस है हमारा विस मेजर। विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान की करी हुई कोई एक्ट, और जब भगवान कुछ करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। विस मेजर को आप बस ऐसे समझिए, इनएविटेबल एक्सीडेंट के जो जो एसेंशियल्स थे, क्या थे, जो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, जिसको फोर्सी नहीं किया जा सकता, जिसको रीजनेबल प्रिकॉशन लेने के बाद भी प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वो सारे एसेंशियल्स विस मेजर के भी रहेंगे। एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेस, यानी आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेस आ जाएगा, आप फोर्स ही नहीं कर सकते थे, आप प्रिकॉशन लेके प्रिवेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्सेस थी। ये था आपका विस मेजर। जैसे एक मूवी आई थी ना, ओ माय गॉड, वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है वो इसका, विस मेजर का। अच्छा, इसमें एक फेमस केस लॉ है, केस लॉ है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या हुआ था, ये जो हमारा डिफेंडेंट था ना मार्शलैंड, इसने अपने घर में एक आर्टिफिशियल लेक बनाया, अपने आंगन में एक आर्टिफिशियल लेक बनाया, पर उस कारण से उसने अपने घर में एक आर्टिफिशियल लेक बनाया और उस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जो कभी हुई नहीं थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इस कारण से यह हुआ कि ये जो आर्टिफिशियल लेक था, इसके पास इसने जो भी एम्बार्कमेंट्स बनाए थे इस लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारे एम्बार्कमेंट्स टूट गए, सबके सब ब्रेक हो गए, टूट गए, और पानी आर्टिफिशियल लेक का निकल के चला गया निकोल्स के यहाँ पे, निकोल्स के कंपाउंड में, और वहां हो गया बहुत सारा डैमेज। जब निकोल्स ने मार्शलैंड के ऊपर केस फाइल किया तो कोर्ट ने यह बोला कि नहीं, यहां मार्शलैंड की गलती नहीं है, आज तक इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई है, ये एक्ट ऑफ गॉड का है, और मार्शलैंड को विस मेजर यानी एक्ट ऑफ गॉड में डिफेंस मिल गया। तो ये था आपका चौथा विस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड। चौथा और फोर्थ डिफेंस जो है आपका, वो है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस यानी खुद की रक्षा करना, पर इसके 3 एसेंशियल्स है। अगर ये डिफेंस कोई क्लेम करता है तो उसको ये तीनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। पहले जो स्टेप उसने लिया वो इसलिए लिया क्योंकि इमिनेंट थ्रेट था। इमिनेंट थ्रेट मतलब तुरंत डेंजर। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ हुआ और उसके बाद आप 2-3 दिन आराम से घर पे बैठे सोच समझ रहे थे और बाद में जाके सामने वाले को हार्म पहुंचाते हो। नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय आपके बहुत तुरंत एक डेंजर में थे, इसीलिए आपने ये स्टेप उठाया। सेकंड, जो थ्रेट होगा वो या तो किसी पर्सन की लाइफ के लिए होगा, या प्रॉपर्टी के लिए होगा, या फिर किसी और पर्सन की लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए। मतलब अगर मेरी लाइफ को थ्रेट है तो मैं सामने वाले को मार सकता हूं, प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस है वो मुझे मिल जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी को अगर थ्रेट है या डेंजर है तब भी मैं ये स्टेप ले सकता हूं। किसी और पर्सन की लाइफ या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी मैं ये स्टेप
ले सकता हूं। थर्ड ये है रीजनेबल फोर्स। रीजनेबल फोर्स यानी जितना फोर्स मुझे लगा है या मेरे ऊपर यूज करा गया है मैं उसी की इक्विवेलेंट फोर्स करूं। एग्जाम्पल, आपने मेरे को थप्पड़ मारा, तो अगर मुझे डिफेंस लेना है या मैं खुद को बचाने के लिए करूंगा तो मैं उतना ही फोर्स यूज करूंगा जो इक्विवेलेंट या उस थप्पड़ से थोड़ा सा हायर डिग्री का होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बंदूक निकाल के आपको गोली मार दूं या चाकू निकाल के आपको मार दूं, ये नहीं होगा। तो फोर्स होना चाहिए रीजनेबल। तो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। एक एमिनेंट थ्रेट यानी तुरंत के तुरंत डेंजर होना चाहिए आपको या आपकी प्रॉपर्टी को, और तीसरा जो आप फोर्स यूज कर रहे हो वो एक रीजनेबल फोर्स होना चाहिए। सिक्स्थ डिफेंस है मिस्टेक का। लॉ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों पे कोई भी डिफेंसेस नहीं है, पर अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें डिफेंडेंट ये प्रूफ कर देता है कि उसका मिस्टेकन बिलीफ था जिस कारण से ये इंसिडेंट हुआ या ये एक्ट कमिट हुई, तब उसको मिस्टेक में एक बेनिफिट मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिल सकता। तो ये चीज तो ऐसी है कि ये केस टू केस ही डिपेंड करेगी। सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और फैक्ट्स और फाइंडिंग्स लेने के बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि सामने वाले को मिस्टेक का डिफेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सेवेंथ डिफेंस जो है आपका वो है नेसेसिटी। नेसेसिटी जो अपन ने देखा था, करना पड़ा ताकि कुछ बड़ा होने से बच जाए, टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। ये बहुत इजी है, जिसको आप एक केस लॉ से समझिए। केस लॉ है लीग वर्सेस ग्लैडस्टोन। इस केस में क्या हुआ था, जो प्रिजनर था ना वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया था, वो कुछ खा नहीं रहा था, जिसके कारण उसको फोर्सफुली खिलाना पड़ा। उसके हाथ पांव बांध के उसको फोर्सफुली खिलाना पड़ा। तो इसने कर दिया केस फाइल बैटरी का। कोर्ट ने बोला नहीं, यहां पे सामने वाले को नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बैटरी या फोर्सफुली खिलाना तो ठीक है, बट वहां पर एक बड़ा हार्म बचाना था। बड़ा हार्म क्या था? क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, भूख हड़ताल पे बैठा था, तो उसकी जान जो है वो जा सकती थी। तो यहाँ जान बचाना जो था वो बड़ी चीज थी। तो सो टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म आपने एक छोटा हार्म किया, बैटरी जैसा, या उसको फोर्सफुली खिलाने का जो काम किया वो। सेकेंड केस लॉ जो है इसमें वो है कोप वर्सेस शार्प। इसमें क्या हुआ था कि ना कोप के घर पे लग गई थी आग, कोप की जगह आ गई फायर में, उसकी जो प्लेस थी वहां पे लग गई आग, जिसको बुझाने के लिए शार्प आया और उसने हेल्प करी। इतना करने के बाद भी कोप ने शार्प के ऊपर ट्रेसपास का केस फाइल कर दिया कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आ गया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज बोली कि नहीं, यहाँ नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा सामने वाले को, क्योंकि एक बड़ा हार्म बचाने के लिए वो आया। वो भले ट्रेसपास किया, पर आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, आपकी जान को बचाने के लिए, एक बड़े हार्म को बचाने के लिए उसने ये एक्ट करी। तो ये थे आपके दो डिफेंसेस, सिक्स्थ और सेवेंथ, मिस्टेक और नेसेसिटी। लास्ट और एट्थ डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी बैक्ड बाय लॉज। अगर कोई कानून आपकी एक्ट को ऑथोराइज करता है तो आपको कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है। हालांकि रेमेडी भी मिलती है, पर वो रेमेडी टॉर्ट्स में नहीं है, वो रेमेडी स्टैच्यूज में है। तो टॉर्ट्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई लॉ या कोई कानून आपकी करी हुई एक्ट को ऑथोराइज करता है, एक बैकअप देता है, तो आपको एक कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवेज। आप देखते होंगे रेलवेज में न्यूसेंस बहुत क्रिएट होता है। न्यूसेंस कैसे? जब रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन निकलती है तो ऐसी बहुत से एरियाज होते हैं कि आसपास झुग्गी झोपड़ी वगैरह है या लोग रह रहे हैं। बे टाइम कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे ट्रेन निकलती रहती है थ्रू आउट। वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा। जिनके घर ट्रैक्स के पास है वहां तो चांसेस भी रहते हैं कि स्पार्क्स वगैरह भी हो जाए और आग वगैरह भी लग जाए। बट फिर भी रेलवेज आर बैक्ड अप बाय द स्टैच्यूज, बैक्ड अप बाय द लॉज। तो यहाँ पे कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि इनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस ना हो, रेलवेज की तरफ से कोई गलती ना हो, उसके अलावा इनको कंप्लीट डिफेंस है न्यूसेंस क्रिएट करने का। हालांकि ये डिफेंस पुलिस वालों को नहीं है, ना नेग्लिजेंस का
ना न्यूसेंस का। ये है रेलवेज के लिए। इसका फेमस केस लॉ है वॉगन वर्सेस स्टाफवाल्डे रेल कंपनी। इसमें क्या हुआ था, ट्रेन जो है ना वो ट्रैक्स पे से जा रही थी, ट्रेन अपने ट्रेन के ट्रैक्स पे जा रही थी, जिसके कारण से एक चिंगारी निकली, स्पार्क पैदा हुआ, और ये स्पार्क बाजू में बनी जो झोपड़ियां हैं वहां चला गया, जिसके कारण से वहां आग लग गई, उस प्लेस ने फायर कैच कर लिया। बट यहां पे कंप्लीट डिफेंस मिल गया रेलवेज को। क्यों? क्योंकि एक इनको एब्सोल्यूट डिफेंस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है। सेकंड, कोई नेग्लिजेंस नहीं था रेलवेज की तरफ से। ट्रेन प्रॉपर पटरी पे चल रही थी, अपनी ऑथोराइज्ड स्पीड से ही चल रही थी। तो ये थे टोटल 8 जनरल डिफेंसेस जो अपन ने पढ़े टॉर्च में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप यहां तक आ ही गए हो और पूरा देख लिए हो, तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करें द लीगल सागा।